हम सभी अपने पैसों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहते हैं और ये एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा? जब हम अपने पैसों को निवेश में लगाएंगे, यानी कि उसे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करना है, रिटर्न कमाना है, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सलाह देने वाले लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे आप ये गलती ना करें, ऐसी गलती आपसे होगी, आप ये गलती करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको गलती नहीं बल्कि आपको ये बताने वाली हूँ कि आप क्या करें ताकि आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकें। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। मेरे साथ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कल्पेन पारेख। इनकी वन लाइनर्स जो है वो मुझे बहुत पसंद है और आई एम श्योर अभी बातचीत के दौरान भी ऐसे कई वन लाइनर्स हम आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको मदद करेंगी एक सफल निवेशक बनने में। धन्यवाद मिस्टर पारेख, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग जैसे शख्सियत जब आते हैं मनी 9 में तो मुझे लगता है एक इन्वेस्टर को काफी मदद मिलती है, एक खास तौर पर बिगिनर्स को। तो आप बिगिनर्स को क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? हम ये नहीं जानना चाहते कि क्या नहीं करना, इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं, पर क्या करें वो एक सफल निवेशक बनने के लिए? प्रियंका, धन्यवाद बुलाने के लिए। इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत लंबी होती है। हमारे लाइफ स्पैन 70-80 साल के होते हैं। तो हर इन्वेस्टर को जब वो शुरू करे, सबसे पहले तो शुरू करना जरूरी है। हमने ये देखा है कि लोग काफी लेट शुरू करते हैं अपने निवेश की जर्नी को। हम पैसे को बचाते हैं, सेव करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट काफी लेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम कम हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि शुरू करें। अब जैसा आपने बताया कि बहुत सारी एडवाइस मिलती है और काफी समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस एडवाइस को किस तरह से अप्लाई करें। तो इसके लिए दूसरा जो एडवाइस है मेरा या स्टेप है वो ये है कि अच्छा एडवाइजर ढूंढिए। सबसे पहले आज के माहौल के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का माहौल बदलते रहता है और हर निवेशक के जो गोल्स है वो पर्सनल है। तो मेरी जो एडवाइस है वो काफी जेनरिक होती है। इसीलिए हर निवेशक को सबसे पहले खुद का एक पर्सनल कोच रखना जरूरी है जो उसे समझ के सही तरह से गाइड करे पूरी जर्नी में। तीसरा पॉइंट ये है, अच्छा निवेशक बनने के लिए ये जानना जरूरी है कि मुझे निवेश क्यों करना है और किस नीड के लिए करना है। काफी समय ऐसा होता है कि हम और मैं आपको एक इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट्स बहुत बड़ा पूल है जहाँ लोग 10, 20, 30, 40 साल तक अपना पैसा लगा के रखते हैं, जबकि शेयर्स है या स्टॉक्स है या इक्विटी फंड्स है जहां पे देखा गया है पिछले 40 से 50 सालों में कि ये फिक्स्ड इनकम से 2 या 3 गुना ज्यादा रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे सकता है, फिर भी वहां हमारा टाइम होराइजन सिर्फ 2, 3 या 4 साल का होता है। तो ये बहुत फंडामेंटल लर्निंग होनी चाहिए कि लंबे समय के इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे एडवाइजर के साथ अपने कॉन्वर्सेशन को शुरू कीजिए, सही टाइम पे शुरू कीजिए और उद्देश्य को ध्यान में रखें कि मुझे किस लिए इन्वेस्ट करना है। होराइजन शॉर्ट टर्म है तो डेट इन्वेस्टमेंट्स, होराइजन लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो इस अवेयरनेस के साथ जब हमारा पहला कदम हम उठाएंगे तो शायद हमारी जर्नी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। मुझे ये बताइए सर कि अभी हम जिस तरह का एक एक्सुबरेंस बाजार में देख रहे हैं, यूफोरिया बाजार में नजर आ रहा है। आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं, इस बातचीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी बाजार दिन में एक नए हाइस पर नजर आया। पिछले कुछ हफ्ते से लगातार हम ये हाइस देख रहे हैं। अब करोड़ों डीमैट अकाउंट्स खुल चुके हैं हमारे देश में। म्यूचुअल फंड के जरिए जो एम्फी का लेटेस्ट डेटा है वो बता रहा है कि तगड़ा इनफ्लो दिखा है। 350% का जंप जून से जुलाई के बीच में इक्विटी म्यूचुअल फंड में नजर आया है। तो इसको आप इस सिचुएशन को कैसे रीड करेंगे? एक एक्साइटमेंट नजर आ रही है और इसमें सबको लग रहा है कि मुझे तो अब यहीं से पैसा बनेगा, मुझे अब यहाँ आ जाना चाहिए। प्रियंका, इसमें ना थोड़ा स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट है। आप ये 300% के नंबर पे ध्यान ना दीजिए ज्यादा, क्योंकि ये बेस इफेक्ट का भी आउटकम है। क्योंकि आपने जो नंबर बताया, जो 20-25 हजार करोड़ का इन्फ्लो है, उसके सामने 15,000 करोड़ निकला भी है। तो अगर नेट आप देखोगे तो 6 से 7 हजार करोड़ का जो एवरेज मंथली रन रेट है, उसी रन रेट से पैसा आ रहा है। लेकिन इसके अलावा निवेशक के हिसाब से बाजार में 3 अलग अलग सिनेरियोस आते हैं।
लॉन्ग टर्म की जर्नी में। एक फेज ऐसा होता है जब इस तरह का यूफोरिया होता है, जब हमें लगता है कि हम जहां भी पैसा लगाएंगे पैसा बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा, फास्ट रिटर्न जिसे हम बोलते हैं। दूसरा एक फेज ऐसा आता है जैसे 2009 से 2013 का फेज था, 4-5 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना, या 94 का जो बबल था, 94 से 2003 तक 8 या 9 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना था। और एक तीसरा फेज होता है जब कोई बड़ी क्राइसिस होती है तो बाजार में 30 से 50% का क्विक करेक्शन होता है। निवेशकों को ये जानना जरूरी है कि जब हम पैसा लगाए, आज भले हम अच्छे माहौल में लगाए, लेकिन मेरे अगले 10, 20, 30 साल की जर्नी में ये तीनों फेज आएंगे। इसे हम और आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और इस फेज में आप कैसे बिहेव करोगे, आपको कैसा लगेगा जब मंदी होगी, जब साइडवेज मार्केट होगा और जब तेजी होगी, ये तीन ही डायरेक्शन है बाजार के। बट ये जानना जरूरी है पहले दिन पैसा लगाने के समय। आज की तारीख में बहुत सारे निवेशक ये सोच के आते हैं कि ये वन वे स्ट्रीट है, कि हमने पैसा लगा दिया तो हर दिन पैसा बनेगा। इसीलिए जब पिछले महीने में सिर्फ 3 से 5% से एनएवीज नीचे आई थी तो एक काफी नॉइस शुरू हो गया कि अब क्या करें, करेक्शन शुरू हो गया। तो ये जान के आना जरूरी है कि ये बाजार का नियम है कि ये उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन लंबे समय में ये सिर्फ चढ़ाव होगा और उतार कम होगा। आपका जो सवाल था कि इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए एज ए निवेशक, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं अपना पैसा किस लिए लगा रहा हूँ और मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। और जब हम तेजी में पैसा लगाते हैं तो थोड़ा रिटर्न लॉन्ग टर्म रिटर्न से थोड़ा कम होता है, मंदी में लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म रिटर्न से ज्यादा होता है। ये प्रिंसिपल ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एसेट एलोकेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि आपने एक ट्वीट पे लिखा था कि बहुत ही क्लीशे है एसेट एलोकेशन, लेकिन क्लीशे होने के साथ साथ जरूरी भी है। तो एसेट एलोकेशन के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि कैसा होना चाहिए एसेट एलोकेशन, खासतौर पर अगर कोई निवेश का पहला कदम रखने वाला है? प्रियंका, क्लीशे इसलिए बोला था क्योंकि मैं दिन भर 10 बार ये शब्द यूज करता हूँ, तो उससे थोड़ा बोर हो गया था, इसलिए मैंने बोला था कि ये क्लीशे है। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी में। एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि हमारा पोर्टफोलियो उन एसेट क्लासेस में मिक्स हो जिनसे हम हमारी इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म जर्नी पूरी कर सके। मुझे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक फंड है जैसे जिसका नाम है DSP फ्लेक्सी कैप फंड। इसकी हिस्ट्री है 24 साल की। 24 साल में इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया CAGR पर एनम। लेकिन आज इस फंड में 24 इन्वेस्टर नहीं होंगे जिन्होंने 24 साल की जर्नी पूरी निकाली होगी, क्योंकि लोग आते हैं 3, 4, 5 साल के बाद निकल जाते हैं। अब लॉन्ग टर्म में, और ये सिर्फ DSP का फंड नहीं, किसी भी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में अगर किसी ने 25 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो NAV 70, 80, 90, 100 गुना ऊपर हुई है। लेकिन बीच बीच में बाजार 15%, 20%, कभी कभी 40 से 50% भी गिरता है। 2000 की टेक्नोलॉजी बबल के समय पे स्टॉक मार्केट 50% से नीचे गिरा था। 2008 के क्राइसिस में अच्छे फंड्स और अच्छे स्टॉक्स की वैल्यू 50% से गिरी थी। कोविड के समय पे 30 से 40% का करेक्शन हुआ था। जब ये माहौल आता है तब इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और अपने लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। ऐसे माहौल में एसेट एलोकेशन की वैल्यू समझ आती है, क्योंकि जब जब बाजार में मंदी हो तब अगर अपने पोर्टफोलियो में और भी एसेट क्लास हो, जैसे फिक्स्ड इनकम है, डेट फंड्स है, या गोल्ड है, या इंटरनेशनल स्टॉक्स है, तब अगर एक एसेट क्लास ने हमारा साथ नहीं दिया 1 साल के लिए तो बाकी 3 हमें संभाल लेंगे या बाकी 2 हमें संभाल लेंगे, जिससे हमारे NAV का फ्लक्चुएशन कम हो जाए। एसेट एलोकेशन की जरूरत हमारे NAV के फ्लक्चुएशन को कम करने की। इट इज लाइक एन इंश्योरेंस अगेंस्ट वॉलेटिलिटी। एसेट एलोकेशन का मतलब एक अच्छी क्रिकेट टीम जिसमें अच्छे कॉम्बिनेशन के खिलाड़ी हो, अच्छे बैट्समैन भी हो, ऑलराउंडर भी हो, और अच्छे स्पिनर्स भी हो और अच्छे फील्डर्स भी हो। हम 11 के 11 अच्छे बैट्समैन को लेके टीम नहीं बिल्ड करेंगे। तो एसेट एलोकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अब कैसे एसेट एलोकेशन करना चाहिए, ये पर्सनल सवाल है और इसका जवाब भी हर इन्वेस्टर को खुद को ढूंढना पड़ेगा। मेरा पर्सनल एलोकेशन आज की तारीख में अगर मान लो 60% इक्विटी, 30% फिक्स्ड इनकम और 10% गोल्ड में है, ये मेरा है। आपका अलग हो सकता है, मेरे भाई का अलग हो सकता है, मेरे पिताजी का अलग है। तो हर इन्वेस्टर को चूज करना है। और कैसे चूज करेंगे आप, ये फंक्शन है आपके समय का, आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना लंबा या कितना छोटा है।
छोटा होगा तो ज्यादा डेट होगा, ज्यादा लेसर वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, और लंबा होगा तो इक्विटी आपको ज्यादा रखना चाहिए। और दूसरा मेजर है कि आपकी वॉलेटिलिटी झेलने की एबिलिटी कितनी है। अगर कम है तो एसेट एलोकेशन कंजर्वेटिव होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो एसेट एलोकेशन अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन लंबे समय के निवेश पर आप हर बार जोर देते हैं कि लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए, और अभी आपने जिक्र किया अपने डीएसपी के इक्विटी फंड का, जिसमें 24 साल में के बाद केवल 24 लोग बचे थे। तो मुझे ये बताइए, इसी फंड को अब आप एक ओल्ड फंड ऑफर के तौर पर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ एनएफओस की बारिश हो रही है, पर डीएसपी लेकर आ रहा है ओल्ड फंड ऑफर। तो मुझे जरा इसके बारे में समझाइए, इसके पीछे क्या सोच रही है, और इस प्रोडक्ट को आप क्या एक नए निवेशक के लिए 24 साल का जो इसका जर्नी जैसा रहा है, आप देख रहे हो आगे कितने समय में ये और रिटर्न दे सकता है लोगों को? प्रियंका, फ्लेक्सी कैप फंड की जो कैटेगरी है, इसका उद्देश्य क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर पहला कदम ले रहा है अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, ज्यादातर हम बताते हैं कि आप एसआईपी से शुरू करें। और फ्लेक्सी कैप फंड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये फंड अपने आप को कोई बकेट में नहीं डाल देता है कि इस समय हम सिर्फ लार्ज कैप रखेंगे, इस समय हम सिर्फ मिड कैप करेंगे, क्योंकि मार्केट कैप हर फेज में अलग अलग मार्केट कैप से रिटर्न बनता है। फ्लेक्सी कैप फंड का उद्देश्य है कि ये अच्छे बिजनेसेस और अच्छे कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाता है, और ये फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी स्मॉल कैप यूनिवर्स से निकले या मिड कैप से या लार्ज कैप से। हमारे प्रिंसिपल्स ये है कि कंपनीज अच्छी है या नहीं, और इनके भाव अच्छे हैं या नहीं। सो 70 से 75% पोर्टफोलियो बड़ी कंपनी से बनता है, और 20 से 30% पोर्टफोलियो मिड साइज और छोटी कंपनी से बनता है। तो निवेशक को अपने हिसाब से ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसे एक ही फंड में एक पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट कैप का डाइवर्सिफिकेशन। जैसे इस फंड में 11 अलग अलग सेक्टर है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, एनबीएफसीज है, डिजिटल कंपनीज है, फार्मा भी है, सीमेंट कंपनीज है, पेंट कंपनीज है। तो आपके एक ही चेक से, एक ही एक्शन से आपको बाजार के जो भी हमारे हिसाब से 40 से 50 अच्छे बिजनेसेस आपके हाथ में आ जाते हैं। और एक बार आपने बिजनेसेस को खरीद लिया, बिजनेसेस पैसा 1 साल 2 साल में नहीं बनाते हैं, बिजनेसेस पैसा बनाते हैं 10, 20, 30 साल में, तब बड़ा कंपाउंडिंग होता है। अगर हमें 50 टाइम 100 टाइम पैसा बनाना है तो 1-2-3 साल में नहीं बनेगा, 1-2-3 साल में 10-20-15% रिटर्न बनेगा, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम जरूरी है। तो फ्लेक्सी कैप फंड को ओएफओ बनाने की हमारी सोच ये थी कि जब ये फंड हमारे पास 24 साल से है, टाइम टेस्टेड है, इसकी एक 12 पेज का हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हमने पूरी डिटेल में लिखी है। इन्वेस्टर आके हमारे वेबसाइट पे इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हमारा मानना ये था कि जब हमारा पुराना प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है तो इसी में नया लाने की जरूरत नहीं है। और नया जहां हमारे पास फंड नहीं है या प्रोडक्ट गैप है, वहां हम कोई नया प्रोडक्ट जब सही टाइम पे ले आएंगे। जब हेल्थ केयर में मंदी थी तब हमने हेल्थ केयर फंड लॉन्च किया, लेकिन मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड 24 साल से अपना काम कर रहा है, और हमारा सबसे पुराना फंड है, कंपाउंडिंग किया है। तो हमारा उद्देश्य था कि हम इन्वेस्टर को इसका ध्यान दिलाए और रिमाइंड कराए कि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, आपके लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इससे आप अपनी शुरुआत कीजिए। और ये नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर दोनों के लिए सही है। भले फंड का कॉन्सेप्ट हमने ओल्ड फंड ऑफर दिया है, बट नया इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा सकता है। ठीक है, लेकिन कीवर्ड है लॉन्ग टर्म के लिए, इसको नहीं भूलना है। इक्विटी के लिए लॉन्ग टर्म बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स स्पेकुलेशन। अच्छा कल्पेश सर, बहुत सारे लोग अभी इस सवाल से जूझते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड छोड़कर के मैं डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करूं, क्या डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड, आपका क्या जवाब है इसमें? इनका अभी आपके शो पे आने के पहले ही एक दिमाग में सोच आई थी, जिसको मैंने ट्वीट पे डाल दिया था कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक में खरीदे या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या आप एक्टिव फंड ले या आईपीओ में करें। जरूरी है कि आप एसेट क्लास में आए, आप गाड़ी के अंदर एंटर करें। स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो या इक्विटी फंड हो, अल्टीमेटली अंडरलाइन तो इक्विटी ही है। तो इक्विटी एसेट क्लास में आना सबसे पहले जरूरी है। अब अगर आपको इक्विटी में स्टॉक सिलेक्ट करना आता है तो बाय ऑल मींस आप डायरेक्टली कीजिए। लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स। हमारे मार्केट में 6000 कंपनीज है, लेकिन ऐसी कंपनीज जहां पे लॉन्ग टर्म में जिन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से 20% का है, जिन कंपनीज में सर्वाइवरशिप पावर है, जिन कंपनीज के पास ग्रोथ की इंजन है,
ऐसी गिन के 200 या 300 कंपनी होगी। तो आपको 6000 में से ये 300 कंपनी सिलेक्ट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 5700 कंपनी एलिमिनेट करनी है। तो अगर आपके पास वो फॉर्मूला हो, टेक्निक हो, समझ हो और नियत हो और इंटरेस्ट हो, तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं है और ये काम करने में आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई आदमी अगर डॉक्टर है तो उसके पास टाइम नहीं होगा खुद स्टॉक समझने के लिए, वहां पे म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और म्यूचुअल फंड एक बहुत ही एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। किसी इन्वेस्टर को 1000 करोड़ लगाना है वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और किसी को 1000 रुपया लगाना है वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका जो अंडरलाइन है वो अच्छी कंपनी हो। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आपने गलत कंपनी खरीद ली तो आपके कैपिटल को नुकसान होगा। उसी तरह से हम भी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड भी हर कंपनी में हम सक्सेसफुल होते हैं। हमारा जो सक्सेस रेशो होता है वो नॉर्मली 65 से 75% होता है। समटाइम्स वी आल्सो गो रॉन्ग, लेकिन एज लॉन्ग एज हमारे ज्यादा स्टॉक्स का सिलेक्शन अच्छा हो और जो दिखता है हमारे एनएवी में, आपको हर दिन एनएवी दिखती है, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को दोनों में समझ अपनी बढ़ानी चाहिए और फिर अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से आगे डिसाइड करना चाहिए। एक और दिस और दैट सवाल आपके सामने रखती हूँ, एक्टिव और पैसिव फंड्स। अब सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ। एक्टिव इन्वेस्टिंग, पैसिव इन्वेस्टिंग बहुत शो रहा कि पैसिव इन्वेस्टिंग बेटर रिटर्न्स दे रही, जहां तक लार्ज कैप का सवाल है। आप क्या सलाह देते हैं? प्रियंका, अलग अलग फेज आते रहेंगे बाजार में, जब एक्टिव अच्छा करेंगे, कभी कभी पैसिव अच्छा करेंगे। मेरा जवाब ये है कि आप दोनों को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ओके, लेट मी आंसर इट डिफरेंटली। आपको अगर एक्टिव सिलेक्ट करना ना समझ आए, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आज आपके पास 200 फंड के ऑप्शन है, आप कैसे चूज करोगे कि डीएसपी का एक्स फंड या वाई फंड? तो पहले आप पैसिव से शुरू कर सकते हो। लेकिन मेरा एग्जांपल अगर मैं दूं, मुझे पता है कि मुझे कब कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज़ दिन रात हम यही काम करते हैं। तो मेरे पोर्टफोलियो में 90% एक्टिव है और 10% पैसिव है। मेरा ये मानना है कि अच्छे एक्टिव फंड लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क के अलावा 1 या 2% अगर एक्स्ट्रा रिटर्न दे दे तो आपके कंपाउंडिंग में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके पास अच्छा एडवाइजर हो या आपके खुद के पास अच्छी नॉलेज हो एक्टिव फंड चूज करने की, तो बिल्कुल एक्टिव फंड चूज करने चाहिए। लेकिन एक्टिव फंड में फेजेस होंगे जब फंड का परफॉर्मेंस पैसिव से थोड़ा कम होगा, लेकिन उस दौरान डरे बिना आपको अपना निवेश चालू रखना जरूरी है। और अगर ये नहीं समझ आता है, अगर सिर्फ आसानी से सिर्फ बाजार का एक्सपोजर लेना है और निफ्टी का ही रिटर्न चाहिए, तो फिर आप पैसिव फंड ले सकते हो। आपके पास चॉइस है, आप अपने चॉइस को एक्सरसाइज कीजिए बेसिस योर अंडरस्टैंडिंग और रिक्वायरमेंट। कल्पेन सर, आप अपना एग्जाम्पल बहुत देते हैं, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट की गलती की है जिससे कोई निवेशक सीख सकता है। मुझे ये बताइए कि आपने क्या वो सही काम किया है जो आप चाहते हैं कि और निवेशक भी इसे फॉलो करें। प्रियंका, मैंने एक चीज से अपना ध्यान हटा लिया है कि पिछले 1 या 2 या 3 साल का रिटर्न क्या है, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अगले 10 या 20 साल या किसी केस में सिर्फ 2 या 3 साल के लिए भी होता है। जैसे मेरे डेट के इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल का मेरा गोल है। मुझे अगर कुछ घर खरीदना है या मुझे एसेट एलोकेशन करना है तो वो 2-3 साल का इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ 10 साल का होगा, कुछ 5 साल का होगा। लेकिन ये पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर के बारे में है। तो पिछले 3 साल में किस फंड ने क्या रिटर्न दिया उसका बहुत कम कनेक्शन है फ्यूचर रिटर्न का। आज फ्यूचर का रिटर्न पीछे के रिटर्न के साथ बात नहीं करता है, दे डोंट नो ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट। तो एक बदलाव जो मैंने अपने निवेश करने के तरीके में कोशिश की लाने की, वो ये है कि मैं पिछले रिटर्न से अफेक्टेड ना रहूं और मैं आज के दिन में, आज के माहौल के हिसाब से क्या सही है उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मुझे बहुत टाइम लगा है, 10 से 12 साल लगे इस तरह के डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए, कि मैं मंदी में पैनिक नहीं करता हूँ। अगर मुझे पैनिक करना है तो मैं तेजी में पैनिक करूंगा। मुझे अगर पैसा निकालना है तो आई एम हैप्पी टू टेक इट आउट तेजी में, बट मंदी में जैसे मार्च हुआ था बहुत डर लग रहा था। कोविड का जब 40% का करेक्शन हुआ था 23 मार्च को, एक बार तो ये थॉट भी आया था कि शायद और खराब हो सकता है। लेकिन पिछले 18-19 साल का एक एक्सपीरियंस है कि इस तरह की मंदी सस्टेन नहीं होती है। नॉर्मली 1 साल में बाजार रिकवर हो जाता है, तो मंदी में पैसा निकाल के खुद का कैपिटल नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक मेरा एक ही सजेशन होगा आपके निवेशकों से, कभी भी मंदी में बाजार से बाहर मत निकलिए अनलेस आपको पैसे की जरूरत हो। मंदी में पकड़ के रखिए, अगर निकलना है तो तेजी में निकलिए।
ओके, तो कल्पना जी, तो हम अपनी बातचीत को रैप अप करेंगे, लेकिन मैं आपका कोई एक ऐसा लाइन सुनना चाहती हूँ, जैसे कि आप हमेशा जो एक वन लाइनर्स देते हैं, तो आज की इस बातचीत में एक कल्पेन पारेख का एक पार्टिंग शॉट क्या होगा? प्रियंका, मेरे हिसाब से एक ही फॉर्मूला है इस निवेश की जर्नी में, जो है टाइम। तो आप अपने पैसे को टाइम दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए। जितना लंबा आप टाइम दोगे, टाइम आपको पैसा बना के देगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर, ये नहीं है कि डीएसपी इज अ गुड फंड मैनेजर और समवन एल्स इज अ गुड फंड मैनेजर। सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर समय है, टाइम है। जितना अपने पैसे को आप टाइम दोगे, उतना आपके रिटर्न को बढ़ने का मौका मिलेगा। और एक लाइन क्यों, मैं सिर्फ एक शब्द में इसका जवाब देता हूँ, टाइम। ओके, सो टाइमिंग जो है वो बहुत जरूरी है। टाइमिंग से मतलब है कि आप कितने समय तक निवेश करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेश करना है अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा आप लेना चाहते हैं तो, और मंदी में घबराना बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच कल्पेन सर, आपने वक्त निकाला Money9 के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ हमने सीखा है आपसे। थैंक यू प्रियंका, ऑल द बेस्ट। ओके सर। सो दैट वाज कल्पेन पारेख बताते हुए कि अगर आपको निवेश की जर्नी शुरू करनी है तो आगे की तरफ देखिए, लंबा टाइम होराइजन रखिए, तभी आप बन सकते हैं एक अच्छे और सफल निवेशक। Money9 किस तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।